जय जिनेन्द्र, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में, जिसको अपन जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने स्टॉक को क्यों परचेज किया और अगर आप लोगों को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे आप लोगों को भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोगों को परचेज करना चाहिए, आप लोगों को सेल करना चाहिए। अगर आपको परचेज करना है तो किस लेवल पे करना चाहिए। जेपी पावर की फंडामेंटल्स, जेपी पावर के टेक्निकल्स, सब पे बात करेंगे। एक आप लोगों को मैं एक ओवरऑल रिव्यू दूंगा कि क्या कर सकते हैं इस कंपनी के साथ और कैसी कंपनी है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, जो कि हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है, किस लेवल पे बन सकता है, किस लेवल पे परचेज करनी है, क्योंकि मार्केट में सबसे बेस्ट टाइमिंग का गेम होता है। हर स्टॉक ऊपर जाता है, हर स्टॉक नीचे जाता है, पर किस टाइम पे अपन ने लिया है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर अपन ने एक ऐसे टाइम पे लिया है कि जब हाँ प्राइस ऊपर जा रहा है तो अपने लिए बेनिफिट है, बट अगर अपन सेम कंपनी को ऐसे टाइम पे परचेज कर ले जब मार्केट ही नहीं वर्क कर रहा है, जब उसका स्टॉक प्राइस ही वर्क नहीं कर रहा है, वो भी बेनिफिट नहीं है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल अपन ज्वाइन करके ही अपन लोगों को, मेरा मानना यही है कि अपन फंडामेंटल और टेक्निकल को ज्वाइन करके ही परचेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन टेक्निकल के बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ, लोगों का अलग अलग थ्योरी, अलग अलग समझते हैं, पर मेरा तो यही मानना है कि अगर फंडामेंटल जो स्टॉक अच्छा है वो अगर टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहा है तभी उसमें बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है और उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो मेरे हिसाब से वो कंपनी परचेज करने लायक नहीं होती। हाँ, हो सकता है बाकियों के थॉट अलग हो, बट मैं इस थ्योरी पे वर्क करता हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस यही है। अपन इस चैनल पे और भी बातें करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं इस चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस डालूंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है। आप बने रहिए इस चैनल के साथ और डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जो आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगे और आप लोग सिर्फ अप्रिशिएट ही करोगे और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा उस कंटेंट से। जेपी पावर 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जेपी पावर पावर सेक्टर के काम में है। आप लोग को नाम से समझ में आ गया होगा जेपी पावर। ये लोग पावर जनरेशन के फील्ड में वर्क करती है और ये साथ में माइनिंग का बिजनेस भी है। उस माइनिंग के बिजनेस से भी इन लोग को रेवेन्यू आता है। माइनिंग में ये लोग कोल माइनिंग और करते हैं, तो वो इन लोगों को पावर जनरेशन में ही हेल्प करते हैं कि ये लोग दो तरीके से पावर जनरेट करते हैं, एक थर्मल पावर प्लांट से और एक हाइड्रो पावर प्लांट से। हाँ, अभी जस्ट लास्ट एजीएम जो इन लोगों की हुई थी, एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं है। मैं अभी जब स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं आप लोगों को डेट भी शेयर करूंगा किस डेट पे हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि इन लोगों के प्लान्स है कि वो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना सकते हैं, छोटे साइज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। वो एक काफ़ी बड़ा मूव होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि वो भी आगे वाले टाइम पे काफ़ी, और आप लोग को पता है और सबको पता है, इतना तो पता ही है कि पावर जनरेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पावर के बिना कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है कि एआई और ये सब बहुत डेवलप हो रहा है। इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए आप लोगों को, अपन लोगों को पावर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। हर कंट्री को पावर की नीड पड़ेगी पड़ेगी। जो पावर जनरेशन में इतने टाइम से इतने सारे लैंड लेके बैठा है, जो इतना, और पावर जनरेशन वर्क में आना भी कोई ऐसा नहीं है, ईजी नहीं होता है। आप लोग को बहुत सारी लैंड चाहिए होती है, आप लोग को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, आप लोगों को गवर्नमेंट से पार्टनरशिप करनी पड़ती है, आप लोगों को बहुत आगे पीछे का देखना पड़ता है, सराउंडिंग्स देखना पड़ता है कि आप लोग कैसे, और ये लोग इतने टाइम से है और इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं और इतने टाइम से इन लोग सक्सेसफुली, अब कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। हालांकि पहले कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, पर कंपनी ने अपने लाइबिलिटीज बहुत कम की है। कंपनी के पास बहुत सारी बोरोइंग्स थी, उन्होंने उसको बहुत रिड्यूस किया है। वो भी अपन देखेंगे फंडामेंटल्स के समय कि कंपनी ने क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करी है, क्या क्या, कहाँ पे इन लोगों का लोन था और कहाँ पे अब इन लोगों का लोन आया है, वो भी अपन स्क्रीन पे चल के देखेंगे। ये अपन स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, तो ये अपन आ गए हैं स्क्रीन और वेबसाइट के अंदर। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 11,863 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 17.3 और इसका स्टॉक का पीई चल रहा है 7.52, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई से काफी अच्छा है, काफी कम है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है कंपनी के लिए। इसका इंडस्ट्री का पीई है 36.2, सो इंडस्ट्री का पीई से काफी कम चल रहा है। इसका बुक वैल्यू 16.7 है, बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है, वो भी काफी अच्छी चीज है कंपनी के लिए। इसका ग्राम नंबर है 25.4, उससे भी कम पे चल रहा है। कंपनी का ओवरऑल आप देखोगे तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी कहीं से भी ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी
अभी काफी अंडर वैल्यू प्राइस पे चल रही है और वो काफी अच्छी चीज है अपन को भी इन्वेस्ट करने के लिए। अभी अपन इसका टेक्निकल भी देखेंगे, इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है अपन को। सो उस पर अपन चलेंगे लेटर ऑन। बट अभी अपन सबसे पहले इसके चलेंगे, इसका देखेंगे फंडामेंटल्स वाइज कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। इन लोगों का मेजर बिजनेस पावर जनरेशन से आता है, बाकी माइनिंग से आता है। सो आप देख सकते हो इन लोगों के पास ये सारे पावर प्लांट्स हैं। अब अपन चलते हैं सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट पे, फिर अपन क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पे चलेंगे। सो अब अपन आ गए हैं इसकी बैलेंस शीट पे। ये चीज सबसे अच्छी है इन लोगों के पास कि इन लोगों के रिजर्व्स काफी अच्छे हैं। इनके पास 4614 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। इतने कम प्राइस पे, इतने कम पी पे ट्रेड कर रहा है, फिर भी इन लोगों के पास रिजर्व्स इतने अच्छे हैं। अब आप जैसे देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों को मेन प्रॉब्लम आया था बोरिंग की वजह से, पर इन लोगों ने अपनी बोरोइंग्स बहुत रिड्यूस करी है। अब इन लोगों के पास बहुत कम बोरिंग रह गई। उसके अगेंस्ट में इन लोगों के पास एसेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं इन लोगों के पास। अब आप जैसे देख सकते हो, मार्च 2013 में इन लोगों के पास 23,000 करोड़ की बोरिंग्स हो गई थी। उसके बाद ईयर ऑन ईयर इन लोगों की बोरिंग बढ़ती गई। उसके बाद 32,000 करोड़ की बोरिंग हो गई। फिर इन लोगों ने थोड़ा रिड्यूस किया, इधर उधर किया, जब जाके भी इन लोग के बाद मार्च 2029 मार्च जब जाके भी इन लोग के बाद मार्च 2019 तक भी 23,194 करोड़ की बोरिंग थी। सो वो एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। इस कारण इन लोगों को लॉस में भी जाना पड़ा। कंपनी को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था और कंपनी की अर्निंग इतनी नहीं थी उस समय कि जितना लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली कंपनी के पास अगर अर्निंग इतनी नहीं होगी, रेवेन्यू इतना नहीं जनरेट कर पा रहे होंगे और इतना इंटरेस्ट लोगों को भरना पड़ेगा, इतना इतना लोन होगा, सो डेफिनेटली कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं दिखाएगी, कंपनी नेट लॉस ही दिखाएगी। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम कंपनी का आप सोच रहे होंगे ना कि अभी इतना कम प्राइस क्यों है इसका, 17.4 का प्राइस क्यों है। तो 17.4 का प्राइस का रीजन यही है क्योंकि कंपनी के पास इतना सारा लोन इकट्ठा हो गया था जो कि कंपनी चुका नहीं पा रही थी पहले। पर धीरे धीरे अब आप देखो सिनेरियो कैसे चेंज होता है। अब आपको जब मैं इसका नेट प्रॉफिट भी दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा हाँ कि किस वजह से इन लोगों का इतना नेट लॉस हुआ और अब धीरे धीरे कंपनी की पोजीशन क्यों स्ट्रांग हो रही है और आगे आने वाले टाइम में क्यों प्रॉफिट अच्छा होगा ही और क्यों कंपनी ग्रो ही करेगी। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि मार्च 2020 में इन लोगों के पास बोरिंग्स रह गई सिर्फ 6,023 करोड़ की। मार्च 2020 में इन लोगों ने 23,194 करोड़ से सीधा 6,000 करोड़ पे लिया है लाइबिलिटी। और आप अदर लाइबिलिटीज में भी देख सकते हो जैसे 6,690 से 1,822। सो कंपनी ने अपना लाइबिलिटी इतना रिड्यूस किया, कहाँ इतना ज्यादा लाइबिलिटी, कहाँ इतना कम लाइबिलिटी। तो कंपनी ने काफी अच्छा अपनी लाइबिलिटी को मैनेज किया। फिर आप देख सकते हो धीरे धीरे कंपनी अपने लोन्स चुका ही रही है, धीरे धीरे अपनी कंपनी लोन कमी करती जा रही है। 6,000 से फिर 5,227 हुआ, फिर 5,078 हुआ, फिर 4,761 हुआ, फिर अब 4,246 हुआ। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप अदर लाइबिलिटीज भी कम होती जा रही है। 1822 से 1590 तक आ गई है कंपनी की लाइबिलिटी। बीच में थोड़ा और इंक्रीज हुआ, वो इतना मैटर नहीं करता। सो आप ये मेन अपन को देखने की चीज है कि कंपनी अपने लोन चुका पा रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी अपने लोन नहीं चुका पा रही, कंपनी पहले लोन नहीं चुका पा रही थी, बट धीरे धीरे करके कंपनी लोन चुका ही रही है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो रही है, कंपनी रेवेन्यू भी अच्छा कर रही है। सो कंपनी प्रॉफिटेबल में भी आ रही है। देखो कंपनी के पास अब यहाँ पे भी अपन को घबराने वाली बात नहीं थी क्योंकि कंपनी के पास फिक्स एसेट्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा किया है। सो यहाँ पे जब इन लोग के पास, हाँ हालांकि लोन बहुत ज्यादा था तो उसके अगेंस्ट में भी, बट इन लोग के पास ऐसा नहीं कि असेट्स नहीं थे, इन लोग के पास असेट्स भी थे। अब जैसे आप देख सकते हो 24,000 करोड़ का इस टाइम पे भी इन लोग के पास असेट्स था मार्च 2015 में भी। और 12,696 करोड़ का CWIP होता है जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जो कि अगले बार आने वाले टाइम में आपके फिक्स एसेट्स के अंदर कई पार्ट हो जाता है, फिक्स एसेट्स के अंदर ही जुड़ जाता है। सो CWIP भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, वो आप फिक्स एसेट्स नहीं होता, वो वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे सपोज करो कंपनी अपना कोई बिल्डिंग खड़ा कर रही है, बिल्डिंग बना रही है। सो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिस कंपनी का, वो कंपनी के CWIP में आएगा जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है। या कोई भी एसेट से कोई भी ऐसे परचेज कर रही है तो वो सब CWIP में आते हैं। सो आप देख सकते हो कि कंपनी के पास अब 4,000 लेटेस्ट में बात करते हैं, मार्च 2024 में बात करते हैं। सो कंपनी के पास अभी 4,246 करोड़ का बोरिंग है और अदर लाइबिलिटीज 1,590 करोड़ की है। उसके अगेंस्ट कंपनी के पास 13,007 करोड़ के असेट्स पड़े हैं।
और 4614 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। सो आप देख सकते हो कंपनी को कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अपने असेट्स को भी इंप्रूव कर रही है, कंपनी अपने लाइबिलिटीज को कर रही है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के फिक्स असेट्स रिड्यूस हुए हैं। अब रिड्यूस होने के पीछे रीजन यही है, कंपनी को थोड़ा सा अपने असेट्स बेचने पड़े ताकि वो अपना लोन चुका पाए। इतना सबको मैनेज करना पड़ता है, बट फिर भी अब आप ये चीज देखो अभी लेटेस्ट ईयर में कंपनी की जितनी लाइबिलिटी ना उससे डबल उन लोगों के पास एसेट्स पड़े हैं, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे नॉलेज में तो वो वन ऑफ द बेस्ट बात है कंपनी की। कंपनी का एक मेजर प्रॉब्लम कंपनी के प्रमोटर्स बोलोगे आप, जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसमें लाई करती है कि क्योंकि कंपनी अभी इसके पेरेंट कंपनी का अभी बहुत कुछ चल रहा है। अभी पेरेंट कंपनी इंसॉल्वेंसी के उसके अंदर भी है, क्योंकि उन लोगों के चक्कर में भी यही हुआ कि उन लोगों ने भी बहुत लंबा बहुत बड़ा बड़ा लोन लिया, वो भी हैंडल नहीं कर पाई। जेपी एसोसिएट की बात कर रहा हूँ मैं, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की पेरेंट कंपनी का नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स। सो उन लोग का भी यही प्रॉब्लम हुआ कि उन लोग लोन बहुत उठाती गई और वो लोन नहीं चुका पा रही। तो अभी मेजर प्रॉब्लम कंपनी के जेपी पावर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि जेपी पावर में मेजर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि क्योंकि उन लोगों का पेरेंट कंपनी का इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो इस वजह से कंपनी प्राइस वाइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। हाँ, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कंपनी ने गारंटी दे रखा है एसोसिएट्स के लोन के ऊपर, पर वो भी ऐसा कोई इतना बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अपन कंपनी को रेटिंग्स भी अच्छी मिली है। पहले बीबीबी नेगेटिव से बीबीबी स्टेबल की तरफ रेटिंग मिली है, तो वो भी काफी अच्छी रेटिंग है कंपनी के लिए, तो काफी अच्छी चीज है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी के पास इतने पावर, अब आप लोग को पता है कि पावर प्लांट लगाने में बहुत बड़े बड़े लैंड चाहिए होते हैं, वो भी करोड़ों के आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम प्राइस में लैंड जाते हैं, बहुत करोड़ों करोड़ों के लैंड आते हैं। पावर सेक्टर में मशीन भी काफी बड़ी यूज होती है, काफी महंगी महंगी यूज होती है, तो वो भी लोग के पास बहुत अच्छा एसेट्स है। कंपनी के पास 1695 करोड़ की लैंड बिल्डिंग पड़ी है। सो बिल्डिंग में भी आज के टाइम पे वो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि जो बिल्डिंग उन लोगों के पास 1695 यहाँ पे तो जो बिल्डिंग का प्राइस दिखा रहे हैं वो परचेज प्राइस होगा, पर अभी के टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ही होगी। सो उसके अगेंस्ट में इन लोग के पास आप अगर बिल्डिंग से भी कंपेयर करोगे ना, तो अगर बिल्डिंग भी 4246 करोड़ से ऊपर की होगी, कंपनी को आप सोच सकते हो कि बोरिंग सही नहीं, इतना ही डेट है कि जो कंपनी इजीली मैनेज कर सकती है। अब अपन पहले प्रमोटर्स पे आने से पहले अपन इसके प्रॉफिट एंड लॉस और ईयरली रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट पे। सो आप देख सकते हो कि कंपनी का ईयरली रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, ईयर ईयर अच्छा ही हो रहा है। कंपनी का मार्च 2013 में 2459 करोड़ था, ये सारा फिगर्स करोड़ के अंदर है, और अब 6763 करोड़ आ गया। सो ये काफी अच्छी चीज है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी की सेल्स रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है, तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हो रही है। सो वो काफी प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। कंपनी अभी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पे है, 1022 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी नेट लॉस में चली गई थी, और नेट लॉस में जाने का रीजन क्या था, क्योंकि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कंपनी का जितना प्रॉफिट नहीं था उससे ज्यादा कंपनी के पास इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, क्योंकि कंपनी का लोन बहुत ज्यादा हो गया था। सो उस कारण कंपनी नेट लॉस दिखा रही थी, नेट लॉस हो रहा था कंपनी को। पर वैसे आप देखोगे तो कंपनी उस समय भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही थी, बट जस्ट बिकॉज ही कंपनी ने इतना लोन ले रखा था उस वजह से ही कंपनी नेट लॉस में जा रही थी। सो धीरे धीरे कंपनी ने अपना जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, धीरे धीरे कंपनी ने अपना लोन कम किया। सो उससे कंपनी को क्या हुआ कि कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है धीरे धीरे करके, और उससे उन लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और आने वाले टाइम में कंपनी और लोन चुकाएगी तो और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी का अभी भी जैसे आप देख सकते हो 449 करोड़ इंटरेस्ट पे जा रहा है। सो ये भी कम होगा। और सेकेंड बात रही कि डेप्रिसिएशन की। सो डेप्रिसिएशन वो चीज होती है जो अपन ने पहले दे चुके होते हैं, अपन लोग को वापस से देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट भी आप सोच सकते हो कि इन लोगों के लोन में कम हो रहा होगा या प्रॉफिट में ऐड हो रहा होगा। लोन में कम हो रहा होगा बेसिकली, कि लोन में से ये लोग कम कर रहे हैं, ये इन लोग के रिजर्व्स में जाता है अमाउंट। सो रिजर्व्स में डाल डाल के हो सकता है ये लोग अपने लोन कम कर रहे हो उस अमाउंट से, और इंटरेस्ट इन लोगों को जो देना पड़ रहा है। सो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर इन लोगों का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर इन लोगों का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सो अब क्वार्टरली पे चलते हैं अपन।
क्वार्टरली पे आप देख सकते हो, कि क्वार्टरली भी इन लोगों का रेवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। कभी कभार होता है कि बीच बीच में कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे इन लोगों का 589 करोड़ हो गया था, इस मंथ इन लोगों को 349 करोड़ है। अब इसके पीछे ऐसे देखोगे तो आप इन लोगों का यहाँ पे तो सेम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सेम है 548, बल्कि बढ़ा ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन लोगों का हाईएस्ट एवर है, आप देख सकते हो 588 करोड़ है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे -7% का टैक्स था और यहाँ पे 41% का टैक्स है, तो इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है। बट ऐसा है नहीं, अगर यहाँ पे भी कंपनी 41% का टैक्स देती और यहाँ पे भी कंपनी 41% का टैक्स देती, सो कंपनी का बराबर ही होता, कम नहीं होता। मतलब ज्यादा ही होता, कम नहीं होता। बराबर से मान लो, बराबर से होता, पर ज्यादा ही होता, कम नहीं होता। तो आप देख सकते हो कंपनी का इंक्रीज ही हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट। अब हम चलते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स। तो आप देख सकते हो कंपनी के प्रमोटर्स है 24%, जो कि है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। मेजर प्रॉब्लम कंपनी, अगर कंपनी का प्रमोटर्स अभी ये नहीं होते हाल फिलहाल में और चेंज होता, तो कंपनी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जस्ट बिकॉज कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस से चल रही है, क्योंकि कंपनी के पास लोन बहुत हो गए थे, उन लोगों ने केस कर दिया इनके। अब अपन जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में तब बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब अभी अपन जयप्रकाश एसोसिएट इन्वेस्ट करने का नहीं सोच रहे। अपन अभी जयप्रकाश पावर वेंचर पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। हाँ, एक वन ऑफ द रीजन है कि इतना प्राइस नहीं चल पा रहा है अभी जयप्रकाश पावर का, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट की वजह से। बट ठीक है, इतना भी अपन लोग को वो दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि कंपनी सेल्फ ही इतना जनरेट कर रही है कि कंपनी, या तो अगर ये लोग 24% ही है, ऐसा भी नहीं है कि लोगों के पास बहुत ह्यूज वो है, पर ये बेचती भी है 24%। कोई और परचेज करेगा और कंपनी पे इन्वेस्टमेंट इतना है, कंपनी का सब चीजें इतनी अच्छी है, तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है इन्वेस्टर्स को। और कंपनी अभी बहुत कम प्राइस में रही है। आप जैसे कि देख सकते हो कंपनी में एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ईयर ऑन ईयर। कंपनी में डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग, डीआईआईज की भी काफी अच्छी होल्डिंग है, 18.18% डीआईआईज की होल्डिंग काफी अच्छी होती है। और कंपनी एफआईआईज की होल्डिंग भी काफी अच्छी है, अगस्त में भी बढ़ाई है एफआईआई डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग। माना कि पब्लिक 50% है, बट अभी पब्लिक की भी कम हुई है, और इसके अंदर एचएनआई में भी है 6%। तो 44% आप मान के चलो, 44% पब्लिक के पास है। पर जिस हिसाब से अभी मूवमेंट चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि और कम हुआ होगा पब्लिक, जिस हिसाब से अभी पब्लिक की सेंटीमेंट्स है 7 महीने से इस कंपनी पे, क्योंकि अभी प्राइस इसका बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस हिसाब से पब्लिक ने और माल बेचा होगा, और जिस हिसाब से वॉल्यूम दिख रहा है, जिस हिसाब से चीजें दिख रही है, उस हिसाब से एफआईआई डीआईआईज ने और माल परचेज किया होगा, जितना मेरा अभी तक मार्केट का नॉलेज है, मार्केट कहता है। सो हम चलते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पे। तो इसके लिए अपन चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ये अपन अभी है कंपनी के डेली चार्ट पैटर्न पे। सो पहले मैं मेरी ये सब चीजें हटा देता हूँ, ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आ पाए। सो अभी अपन है कंपनी के डेली चार्ट पैटर्न पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कंपनी का हाईएस्ट एवर प्राइस कितना था। कंपनी का हाईएस्ट एवर प्राइस था 83.59। सो कंपनी उससे अभी भी 78.75% कम पे चल रही है। पर ये कब की बात है? ये बात है 2010 की। सो 2010 पे अपन देखते हैं कि कंपनी का कितना था रेवेन्यू और कितना था नेट प्रॉफिट। सो 2010 का है नहीं, तो अपन देखते हैं 2013 में क्या था। उससे पहले भी कमी था, मैंने चेक किया था। सो अपने पास मार्च 2013 से डेटा है। सो अपन मार्च 2013 से ले लेते हैं। हाँ, मार्च 2013 पे इसका कंपनी का प्राइस था 33 रुपीज। तो वहां से भी अभी अपन देखिए, अगर 29.82 पे भी जाता है, तो 74.75% का सीधा सीधा गेन है। पर मैंने इससे पहले का भी रेवेन्यू चेक किया, इससे पहले का भी नेट प्रॉफिट चेक किया, इससे पहले का भी कमी था। सो जैसे कि अपन देखेंगे 2013 से लेके डबल से ज्यादा हुआ है इनका रेवेन्यू, डबल से ज्यादा हुआ है इनका नेट प्रॉफिट। 2013 में इन लोगों का प्राइस चल रहा था 28.64। जैसा कि आप लोग को पता है कि आने वाले टाइम में पावर जनरेशन का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये कोई नहीं रोक सकता है स्टॉक को ऊपर जाने से। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी किस प्राइस पे परचेज किया और मेरा कहाँ तक का सिनेरियो है। अब जैसे कि अगर ये यहाँ से अपने लाइफ टाइम हाई पे भी जाता है ना, जो कि 83 पॉइंट समथिंग है, तो 380% का रिटर्न होता है। अगर अपन 3-4 साल तो नहीं, उससे कम में ही चला जाएगा, बल्कि बहुत कम में जा सकता है मेरे हिसाब से। तो
अगर अपन 2-3 साल में भी 380% का रिटर्न मिल जाए अपन को, तो कहीं से भी बुरा नहीं है। पर अभी अपन इतना लंबा, अगर जिसको इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना है वो सोचेगा, पर मैं इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से अगर 1 साल में ये 100% चला जाता है तो उसके बाद फिर अभी सबसे मेन इसमें, मैं इस कंपनी में ऑलरेडी 60% अर्न कर चुका हूँ। मैंने इससे पहले भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने अभी रिसेंटली वापस से इन्वेस्टमेंट डाला है इस कंपनी में। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये 2023 पे ले रहे थे, 25 अगस्त 2023 से लेके 12 फेब 2024 में इसने ऑलरेडी 191% का रिटर्न दे दिया। अभी इसका पहले प्राइस 2023 में ही 5.94 चल रहा था। सो उससे ऑलरेडी ये रिटर्न दे चुका है। पर अभी भी अब लोग सोचते हैं कि अभी भी क्यों नहीं भग रहा, कंपनी खराब हो गई, वो हो गई। तो ऑलरेडी कंपनी 191% का रिटर्न दे चुकी है। और पिछले 7 महीने से अभी इसने अपना लास्ट हाई लगाया था 23.91 समथिंग पे। सो उससे 7 महीने तक कंपनी 217 डेज हो चुके हैं। 7 महीने से ज्यादा कंपनी इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है कंपनी 164 डेज से। 164 डेज से एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट कर रही है, एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। कंपनी इस 18.38% की रेंज में चल रही है। तो अब मैं बताता हूँ मैंने इस कंपनी में कहाँ इन्वेस्ट किया और अभी मेरा क्या सिनेरियो है इस कंपनी को लेकर। सो आप जैसा कि देख सकते हो, कंपनी का ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। कंपनी का ये जिस लेवल पे भी कंपनी है, वो कंपनी का काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इससे हर बार कंपनी बाउंस बैक कर रही है। यहाँ हालांकि थोड़ा नीचे गया जब फर्स्ट टाइम आया, बट उसके बाद जब यहाँ पे बाउंस बैक किया तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 16.51 इसका 17.18 बेस बन चुका है। ऊपर जाता है इस रेंज पे 20.42 तक टच किया, फिर वापस से नीचे आया 17.80, फिर वापस से 21 पे टच किया, फिर वापस से नीचे आया 17.44, फिर वापस से 21 पे टच किया, फिर वापस से नीचे आया 17.09 तक पे, फिर वापस से ऊपर गया, फिर वापस से नीचे गया। सो मैंने अभी इस पे पोजीशन बनाया था। मैंने जो पोजीशन बनाया था इस पे, मैंने बनाया था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, मेरा यहाँ पे बनाने का पीछे का रीजन यही था कि मेरे को इस रेंज में प्ले करना था। मैंने भी ये नहीं, कंपनी का पोटेंशियल काफी अच्छा है, कंपनी वहां तक भी ग्रो करेगी और कंपनी का पोटेंशियल काफी अच्छा है। अब इसके बाद मैंने अभी इस रेंज में प्ले किया क्योंकि ये इस रेंज में चल रहा है काफी टाइम से। तो यहाँ पे मैंने प्ले किया, मैंने सिर्फ अभी 13.72% रिटर्न के लिए, जो कि भी अच्छा रिटर्न है अगर थोड़े टाइम में मिलता है, क्योंकि कंपनी इस रेंज में नीचे जाके वापस से ऊपर इतनी बहुत कम टाइम में टच करती है। सो मैंने अभी यहाँ किया, हालांकि अभी मेरे प्राइस से नीचे गया है, बट अभी ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के उसमें भी आया है। सो अब अगर ये ऊपर चलना चालू करता है तो मेरे हिसाब से अब ये रैली दे सकता है। सो अभी इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अभी काफी अच्छा टाइम हो सकता है परचेज करने का मेरे पास। मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे, पर मैं अभी ऐड नहीं करूंगा। मैं जब ऐड करूंगा जब ये वापस से ऊपर जाएगा, मैं अपनी प्राइस पे ही ऐड करूंगा अगर करूंगा तो। क्योंकि रीजन बीइंग, अगर ये अपना पैटर्न फॉलो करता है तो ये ऊपर जाना चाहिए, पर अगर ये इससे नीचे टूटता है तो ये अपना पैटर्न ब्रेक कर देगा। सो उसके बाद इसमें और कंसोलिडेशन आ सकता है। पर आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे इस कंसोलिडेशन पे कौन प्राइस बेचे, कौन माल बेचेगा अपना, कोई ऑपरेटर माल बेचेगा नहीं। सिर्फ अगर ऑपरेटर को माल निकालना होता तो ऑपरेटर माल ऊपर पे निकालता, कभी भी प्राइस कंसोलिडेट करके नहीं निकालता। अब जिस हिसाब से इसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, चौपी हो रहा है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए। सो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा इसका, जो कि है 20.54। उसके बाद मैं इस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चालू करूंगा। इसके 5% नीचे का मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसके बाद फिर मैं देखूंगा अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं इसको रखूंगा और इसको फिर मैं आगे के टारगेट के लिए रखूंगा, जो कि होगा मेरा सेकंड टारगेट, जो कि मेरा होगा, क्योंकि अभी इसका रिसेंट आया था जो कि है 23.94। और फिर अगर वो उसको भी क्रॉस कर देता है, फिर मेरा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 29.69। फिर मैं उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के चलता जाऊंगा और मैं उसको काफी टाइम तक होल्ड करूंगा। सो ये सिनेरियो था मेरा जेपी पावर के बारे में। सो अगर आप लोग को परचेज करना है, ये कोई फाइनेंशियल, ये कोई एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो यहाँ पे काफी अच्छा टाइम है परचेज करने का। मैं आप लोगों को कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे परचेज किया और मैं यहाँ पे अगर ऊपर आता है, ये अगर वापस से 18 प्राइस पे आता है, 18 पे आता है, तो मैं इसको वापस से और परचेज करने वाला। तो आप लोग इतने समझदार हो, आप लोग को पता है कि क्या करना है, आप लोग को कैसे करना है। मेरा काम था कि मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया और मैंने कैसे इन्वेस्ट किया।
बाकी आप लोगों पे है कि आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, कंपनी कैसी लगती है आपको, कंपनी कैसी लगती है, आप लोग को लगता है कि जो मैंने बोला वो ऐसा है, कुछ और है। आप लोग अपनी रिसर्च करो, कंपनी का बैकग्राउंड को रिसर्च करो, कंपनी के हर चीज़ पे रिसर्च करो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। और डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगा और आप लोगों को काफी कुछ सीखने मिलेगा कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे नहीं करते। अब मैं निकलूंगा 16.65 से, अगर ये नीचे चला जाता है तो मैं एक बार के लिए एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको रीजन बताया कि इसका 16 मैं अगर 16 तक आ जाता है, जो कि इस लेवल से रफली, अब अभी मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि अगर ये प्राइस यहाँ से मूव नहीं करता, यहाँ से नीचे जाता है, मैं एक बार के लिए इसमें निकल जाऊंगा और मैं फिर वापस से री इन्वेस्ट करूंगा जब प्राइस आएगा 18। तो अगर ये इससे नीचे आता है तो मैं इसको बेच दूंगा, और अगर इससे ऊपर जाता है तो मैं 18 पे इसको रीपरचेज करूंगा। ये था मेरा जेपी पावर के लिए सिनेरियो, ये था मेरा जेपी पावर के ऊपर रिसर्च। अगर आप लोग को रिसर्च अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को ऐसे ही और वीडियोस दिखना है और आप लोग को सीखना है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और मार्केट कैसे वर्क करता है, डेफिनेटली आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे।